हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज का टॉपिक संसद, पार्लियामेंट। ठीक है। कुछ नई बातें नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी संविधान सभा की। आप लोगों को पता है कि नवंबर 1946 से 1946 से हम लोगों ने शुरू किया था हमारे संविधान निर्माण का काम। और संविधान निर्मात्री सभा की दोहरी भूमिका थी। दोहरी भूमिका क्या थी? एक तो उसका काम था कि वो संविधान के निर्माण का काम करेगी, और दूसरा उसका दायित्व ये था कि वो भारत की संसद के रूप में भी काम करेगी, है ना। तो जब तक भारत का संविधान बना 1949, 26 नवंबर 1949, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, तब तक ये केंद्रीय विधानमंडल के रूप में हमारे सामने विद्यमान रहा। आजादी हमको 1947 में मिल गई थी, लेकिन भारत के लिए विधान कौन बनाएगा, उस रूप में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा ने हमारे यहाँ पर केंद्रीय विधानमंडल के रूप में काम किया। दूसरी बात, जब हम यहाँ पर देखें तो हम ये भी बता सकते हैं कि संविधान लागू होने तक, यानी कि 1950 के बाद, और जो पहले जनरल इलेक्शन हुए 1952 के अंदर, तब तक इसको अनंतिम संसद के रूप में जाना गया। ध्यान रखिए, 1950 तक ये केंद्रीय विधानमंडल के रूप में रहा। 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो उसके बाद ये अनंतिम संसद के रूप में लागू रहा। और 1952 के अंदर जब पहले जनरल इलेक्शन हुए, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारी जो संसद है वो क्रियान्वित की गई, उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया। लेकिन तब तक संविधान सभा ने ही हमारे यहाँ पर विधि निर्मात्री संस्था के रूप में काम किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। और तब तक, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि अभी आगे हम देखेंगे, वर्तमान में जो हमारी पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। लेकिन 1952 तक, 1947 से 52 तक का जो पीरियड था, उस काल के दौरान भारत में जो कानून निर्मात्री सभा थी वो एक सदनात्मक संस्था थी, जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के नाम से जानते हैं। उसी ने संसद के रूप में या कानून निर्मात्री संस्था के रूप में हमारे सामने अपनी भूमिका निभाई। तो ये एक प्रारंभिक बात जो हम लोग बता सकते हैं। इस बात की चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भारत में व्यवस्थापिका संसद है ना। तो और व्यवस्थापिका का काम है कानून निर्माण करना, जो कि 1952 में एग्जिस्ट हुई। लेकिन उसके पहले, आजादी के बाद से लगाकर 52 तक क्या सिनारियो था, इसके लिए हमें यह जानना जरूरी था कि संविधान सभा ने किस तरह से एक व्यवस्थापिका के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1952 में जो जनरल इलेक्शन हुए, उसके बाद विधिवत रूप से संसद की स्थापना हुई, या हम ये कह सकते हैं कि संसद विधिवत रूप से क्रियान्वित या क्रियाशील हुई। हमारा जो भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है ना। और फेडरल स्ट्रक्चर वाले स्टेट के अंदर सेंटर के साथ साथ यूनिट्स के अंदर भी असेंबलीज या लेजिस्लेचर्स हैं। तो जब हम संसद की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि संसद हमारे यहाँ पर केंद्रीय विधानमंडल है। मतलब संघ का जो कानून निर्मात्री संस्था है उसको हम अभी वर्तमान में संसद के नाम से जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 5 है, उसके अंदर आर्टिकल 79 से लगाकर 122 तक संसद की संरचना, संसद के कार्य प्रणाली, इन सब चीजों का उल्लेख किया गया है। और हम लोग बता सकते हैं कि ये जो अभी वर्तमान की जो पार्लियामेंट है, जो 1952 से एक्टिव रही है, उस पार्लियामेंट में को हम बाई कैमरल पार्लियामेंट कह सकते हैं, यानी कि ये एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। ये पूरा का पूरा जो मॉडल है, ये भारत का जो संसदीय मॉडल है, हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत हद तक ब्रिटिश मॉडल से प्रभावित है। आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान हमने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और जो जो बातें हमको अच्छी लगी वो बातें हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम में ग्रहण करी। तो हमारे यहाँ की जो संसदीय व्यवस्था है और जो संसद का मॉडल है,
वो हमने ब्रिटिश प्रारूप से ग्रहण किया। इसीलिए अगर हम संसद की बात करें कि भारत में संसद क्या है, तो देखिए बहुत बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी जैसे हमने कहा कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद बनती है, जबकि ये आधा अधूरा उत्तर है। अगर वास्तव में हम देखें कि हमारे यहाँ संसद क्या है, तो हम बता सकते हैं कि तीन कंपोनेंट या जो तीन तत्व हैं वो मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि भारतीय संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा से है, तो वो पर्याप्त नहीं है। वास्तविकता में राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ पर संसद का हिस्सा है। भले ही वो संसद की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, भले ही वो संसद के अंदर मतदान नहीं करता है, लेकिन संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, तभी वो कानून बनता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है। तो अगर संसद के अंगों की बात करें तो हम मोटे तौर पर तीन प्रकार के अंग बता सकते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर हम हाउसेस की बात करें तो यहां पर आप लोग कह सकते हो कि संसद के दो हाउस हैं। ये एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें एक लोकसभा के नाम से जाना जाता है और दूसरा राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम बात करते हैं कि संसद की व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 79 के अंदर संसद का गठन कैसे होगा इस बात का पूरी तरह से उल्लेख किया गया है। हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कहा कि संसद के तीन अंग हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। लेकिन अगर हम इन हाउसेस की डिटेल में बात करें तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा जो है वो लोअर हाउस, निम्न सदन के रूप में जाना जाता है, और ये पब्लिक यानी जनता को रिप्रेजेंट करने वाला हाउस है ना। लोकसभा संसद का निम्न सदन है और ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर अपनी बात को रखते हैं। और इसी तरह जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा को हम अपर हाउस, उच्च सदन के रूप में जानते हैं, जो कि लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट्स मतलब जो हम लोग इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है, तो यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का काम अपर हाउस के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम राज्यसभा को जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन मानते हैं और लोकसभा को जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन मानते हैं। एक नई बात जो शायद आप में से बहुत से लोगों को पता ना हो, जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय इस अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हिंदी में राज्य परिषद कहा जाता था, है ना। लेकिन 23 अगस्त 1954 को इस राज्य परिषद का नाम बदलकर हिंदी में इसको राज्यसभा कहा गया। तो यहाँ अगर कुछ किताबों में आपको राज्य परिषद सुनने को या पढ़ने को मिले तो वो 1954 अगस्त 1954 के पहले की व्यवस्था है। 23 अगस्त 1954 से इस राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा, हिंदी में राज्यसभा किया गया। इसी तरह से लोकसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल अर्थात जनता का सदन कहा जाता था। 14 मई 1954 को इसको भी हिंदी के अंदर लोकसभा के नाम से पहचानने का वो जो पहचान थी वो लोकसभा के नाम से पहचान प्रदान की गई। तो ये दो नई बातें हैं जो हैं वो भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अब अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन के साथ साथ स्ट्रक्चर की, तो जैसे हमने कहा कि दो हाउस है, बाई कैमरल है, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले हम राज्यसभा की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 80 है उस 80 के अंदर राज्यसभा की संरचना के बारे में बात बताई गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी सदस्यता की तो दो अलग अलग बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक, संविधान में प्रावधान क्या है, और दूसरा, संविधान के प्रावधान के अनुसार वर्तमान में स्थिति क्या है। ये दो अलग अलग चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें राज्यसभा में कितने सदस्य संविधान के अनुसार हो सकते हैं, तो संविधान क्या कहता है, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 तो निर्वाचित सदस्य होंगे और 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। तो ये मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं वो संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 80 के अनुसार बताया गया है। लेकिन अगर वर्तमान की अगर हम बात करें
तो वर्तमान में ये कहा गया, वर्तमान में हम देख सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर टोटल 245 मेंबर हैं, है ना। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 250, लेकिन करंट में कितने हैं 245। इसमें से भी 233 मेंबर्स इलेक्टेड है और 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हम लोगों को पता है कि आर्ट, कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, ये अलग अलग एरियाज हैं जिनमें जो विशेष उपलब्धि या योग्यता रखते हैं उन लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये अब वर्तमान की स्थिति हम बता सकते हैं जो कि राज्यसभा के अंदर है। अब अगर हम बात करें कि ये मेंबर्स कैसे डिसाइड हुए हैं, तो 250, 245 या 238, 233, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर डिसाइड करने के लिए पॉपुलेशन को बेस बनाया गया है ना, कि जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में वहां उस राज्य को सीटें अलॉट की गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की पॉपुलेशन के बेस पर राजस्थान को 10 मेंबर्स राज्यसभा के अंदर भेजने का अधिकार है ना। तो ये एक बात। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स को राज्यसभा के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था, हम फेडरल स्ट्रक्चर वाले स्टेट है इंडिया, और यहां पर अपर हाउस को स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। इसीलिए हमारे यहां पर जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव इस अपर हाउस में जा सकते हैं, जाते हैं। लेकिन हमारे यहां पर आपको पता है कि यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिसको हम संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इसमें केवल 2 यूनियन टेरिटरीज जो कि इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन वाइज भी, डेंसिटी वाइज भी और पॉलिटिकली या दूसरे एस्पेक्ट में भी, वो है दिल्ली और पौंडीचेरी। तो केवल 2 यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये राज्यसभा के अंदर जाते हैं। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी का मेंबर राज्यसभा के लिए निर्वाचित नहीं होता है। तो ये एक विशेष बात ध्यान रखना, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है लेकिन यूनियन टेरिटरी में हम केवल दिल्ली और पौंडीचेरी की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन हम यूएस के साथ कर सकते हैं। आपने फर्स्ट पेपर में यूएस के सीनेट के बारे में पढ़ा था। यूएस भी एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है अमेरिका, और वहां पे भी सीनेट अपर हाउस स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो और हमारे यहाँ पर भी राज्यसभा जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अंतर क्या है? 2 बड़े बड़े अंतर हम बता सकते हैं। पहला अंतर, अमेरिका की सीनेट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी को अप्लाई किया गया है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब वहां पर 50 राज्य हैं और हर राज्य से 2 मेंबर राज्यसभा सीनेट के अंदर जाएंगे, चाहे कोई राज्य पॉपुलेशन, डेंसिटी या किसी भी बेस पे छोटा हो या बड़ा, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने अमेरिकी सीनेट के विपरीत जाकर हम क्या किया गया है, पॉपुलेशन को बेस बनाकर रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसी तरह भारत की राज्यसभा में नॉमिनेशन का प्रोविजन है। आप लोगों ने भी देखा 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, लेकिन अमेरिका में ऐसी कोई व्यवस्था नॉमिनेशन की सीनेट के अंदर नहीं है। तो ये 2 बड़े डिफरेंस हम सीनेट के साथ इंडियन राज्यसभा के बारे में देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि वो व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है वो भारत राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। वो जिसकी मिनिमम एज 30 वर्ष है, यहाँ ध्यान रखना 30 वर्ष राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए। और तीसरी बात, वो व्यक्ति जो संसद के द्वारा समय समय पर बनाए गए कानून या योग्यताओं को पूरा करता हो। ध्यान रखना, समय समय पर संसद पार्लियामेंट लॉ बनाकर ये योग्यताओं का निर्धारण कर सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि पहले जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो हमारे यहाँ पंचायती राज के चुनाव होते हैं, पहले कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था। फिर आपको ध्यान हो तो कि कानून बनाकर ये तय कर दिया गया कि नहीं, 5वीं पास व्यक्ति या 8वीं पास व्यक्ति होगा वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ये क्या है, ये कानून बनाकर योग्यता तय की गई है। तो इसी तरह से संसद भी समय समय पर कानून बनाकर ये योग्यताएं तय कर सकती है कि कौन व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो ये 3 बड़ी बातें जो है वो हम योग्यताओं के बारे में बता सकते हैं।
इसके अलावा एक मेजर इसमें और हम बात यहाँ बता सकते हैं, हमारे यहाँ पर 1951 के अंदर एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंदर दो चीजें तय की गई महत्वपूर्ण रूप से। पहली बात क्या थी कि जो व्यक्ति जिस राज्य से लड़ना चाह रहा है उसी राज्य की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। सपोज करो मैं राजस्थान से चुनाव लड़ना चाह रहा हूं राज्यसभा का, तो राजस्थान की किसी भी एरिया की मतदाता सूची में मेरा नाम होगा, तभी मैं वो वहां से चुनाव लड़ सकता हूं। मैं पंजाब जाकर नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि नाम अगर मेरे राजस्थान में है, मैं वोट राजस्थान में डाल रहा हूं, तो मैं पंजाब, असम, हरियाणा, गुजरात, देश के किसी भी कोने से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मेरी योग्यता क्या होनी चाहिए? जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के तहत कि मैं जहां से चुनाव लड़ रहा हूं उसी राज्य की मतदाता सूची में मेरा नाम होना चाहिए। लेकिन ये इस सरकार ने 2003 में ये बाउंडेशन हटा दिया। अभी हम अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा नाम भले ही राजस्थान की वोटर लिस्ट के अंदर है, लेकिन अगर मैं तमिलनाडु से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मैं वहां से चुनाव लड़ सकता हूं। और 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को कि यहाँ कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है राज्यसभा के लिए, उसको वैलिड बनाया। तो एक तो ये और योग्यता कि कोई व्यक्ति किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनुसार। दूसरी एक और बात कि इसी एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि हमारे यहाँ पर कुछ डिप्राइव्ड क्लास लंबे समय तक रही है जिनका जो मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा से वंचित रही है, जिनमें हम एससी और एसटी के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो इन क्लासेस के लिए सीटों का रिजर्वेशन भी किया गया है और उन रिजर्व्ड सीटों पर उन्हीं क्लासेस के लोग इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई सीट एससी या एसटी के लिए रिजर्व्ड है तो वहां पर एससी और एसटी का प्रत्याशी ही होगा। हाँ, उन लोगों को एक एडवांटेज और दिया गया है कि रिजर्व्ड क्लास के जो लोग हैं, अगर वो जनरल सीट्स पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो दे कैन फाइट, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जनरल कास्ट के लोग रिजर्व सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये भी एक और प्रोविजन मेंबरशिप को लेकर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक और बात हम करते हैं, निर्योग्यताएं, मतलब क्या क्या बातें नहीं होनी चाहिए। अभी तो जो बातें हमने करी वो एलिजिबिलिटी की करी, योग्यताओं की करी, लेकिन संविधान के अंदर और विशेषतर हम ये बता सकते हैं कि 1951 का ये जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आया, इन दोनों ने कुछ निर्योग्यताएं तय की, यानी कि उन बिंदुओं को रेखांकित किया जिसके आधार पर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉफिट की पोस्ट पर हो, है ना, लाभ के पद पर हो, तो वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति पागल, दिवालिया या विकृत मानसिकता का हो तो वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। इसी प्रकार अगर संसद ने कोई कानून बनाकर किसी को अयोग्य घोषित किया है ना, या अयोग्यता के लिए कोई विशेष कानून बनाए हैं संसद के द्वारा, तो तब भी वो व्यक्ति राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर जैसे अभी मैंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ योग्यताएं तय की गई है, उसी तरह से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ अयोग्यताओं को भी रेखांकित किया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति चुनावों में भ्रष्टाचार करता है या कोई अपराध करता है तो वो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति ने कुछ सोशल एविल्स है, जैसे छुआछूत, दहेज या ऐसे सामाजिक अपराध के अंदर वो इन्वॉल्व रहता है, तब वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपना वो काम नहीं करता है, सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया गया है, तो वो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपना चुनावों का एक्सपेंडिचर टाइम पे नहीं दे और उसको डिबार कर दिया है, तो वो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। कहने का मतलब संविधान के साथ साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ने भी कुछ निर्योग्यताएं तय की गई है कि कौन व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। अब राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, तो एक जनरल शब्द हम लोग याद कर लेते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्ट मेथड से होता है, जिसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अगर इसको हम डिटेल में देखें तो हम लोग कहते हैं कि राज्यसभा में दो प्रकार के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वर्तमान में राज्यसभा के अंदर टोटल 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 मेंबर नॉमिनेटेड हैं। अगर उन 233 इलेक्टेड मेंबर्स को भी हम बाइफरकेट करें तो उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। 229 मेंबर्स तो जो है वो अभी तक स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और 4 मेंबर जो हैं वो दिल्ली और पांडिचेरी, जो हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे।
है ना। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा इलेक्शन का अंतर है, और वो अंतर क्या कि जो हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में जाते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से कैसे चुने जाते हैं कि हर स्टेट की असेंबली, जैसे हम लोग राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान की विधानसभा अपने यहां से जो राज्यसभा के मेंबर जाएंगे उनका चुनाव करेगी, यानी कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो ये तो हो गया स्टेट के अंदर किस तरह से प्रोविजन है। लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया है कि जैसे जैसे आप लोगों ने सुना है इलेक्टोरल कॉलेज, एक वर्ड सुना है निर्वाचक मंडल। अब दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर निर्वाचक मंडलों का चयन किया जाता है और वो निर्वाचक मंडल अपने यहाँ से इनडायरेक्ट मेथड से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्यों के अंदर जो है वो विधानसभाओं के लेजिस्लेचर्स के द्वारा इनडायरेक्ट मेथड से राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, और यूनियन टेरिटरीज जो दिल्ली और पांडुचेरी है वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज का चयन होता है पहले, और वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है फिर बाद में राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करता है। आप लोगों ने राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक मेथड पढ़ा था, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोट। वही मेथड यहां पर भी यूज में लिया जाता है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, यानी कि जनता डायरेक्ट चुनाव नहीं कर रही है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपना चुनाव कर रहे हैं, और एक राज्य से एक से ज्यादा व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है ना। जैसे राजस्थान से 10 व्यक्तियों का चुनाव किया जा रहा है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे लोकसभा के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों का डिवीजन किया जाता है कि ये उदयपुर का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ये राजसमंद का है, ये बीकानेर का है, या ये कोटा का है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। वैसे निर्वाचन क्षेत्र नहीं होते हैं। क्यों? बस केवल पॉपुलेशन के बेस पर सीटें अलॉट कर दी जाती है कि 10 मेंबर्स पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान को के राज्यसभा में जाएंगे। अब उन 10 मेंबर्स को, यानी कि ये बहुसदस्यीय निर्वाचन हो गया, तो इसीलिए ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय प्रणाली है, इस मेथड से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हमारे यहाँ पर किया जाता है। राज्यसभा के लिए कार्यकाल या टेन्योर का क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 83 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। आप लोगों को पता है राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। 1952 के बाद जब से ये एग्जिस्ट हुआ तब से अभी तक ये कभी भी भंग नहीं हुआ, विघटित नहीं हुआ, है ना। इसीलिए कई बार ये कंफ्यूज करता है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। तो कुछ लोग, कुछ जल्दबाजी में कुछ विद्यार्थी या कुछ लोग ये कह देते हैं कि 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल है, जबकि ये गलत उत्तर है। राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, और जो परमानेंट होता है उसका कोई टेन्योर नहीं होता है। लेकिन टेन्योर किसका है? तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर है। राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, लेकिन राज्यसभा में जाने वाला हर मेंबर, उसका टेन्योर कितना है? तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि उसका कार्यकाल 6 वर्ष है, और हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर उतने ही, यानी कि नए 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये एक और हम बात यहाँ पर बता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे इलेक्ट होकर राज्यसभा में गया हो, चाहे नॉमिनेट होकर गया हो, उसका री इलेक्शन पे या री नॉमिनेशन पर कोई बाउंडेशन नहीं है। सपोज करो सचिन तेंदुलकर अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर उनका 6 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है और प्रेसिडेंट अगर उनको चाहे तो वापस अगला एक टेन्योर और उनको दे सकते हैं। तो न तो नॉमिनेशन के अंदर कोई बाउंडेशन है कि दूसरी बार किसी को नॉमिनेट किया जा सकता है या नहीं, और ना ही किसी व्यक्ति के लिए री इलेक्शन का कोई प्रावधान। जैसे आपको ध्यान हो, मनमोहन सिंह जी 2004 में भी जब प्रधानमंत्री बने तब वो राज्यसभा के मेंबर थे, और 2009 के अंदर जब फिर प्रधानमंत्री बने तब भी वो राज्यसभा के मेंबर थे। तो इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति बार बार अगर राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है तो वो हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको बाउंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ स्पेशल बातें इस टेन्योर से रिलेटेड जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, राज्यसभा का यानी कि उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? तो संविधान ने कहा कि ये संसद के द्वारा तय किया जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। अभी हमने कहा कि हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। तो 1951 का जो जन प्रतिनिधित्व एक्ट बना था
उसके द्वारा यह तय किया गया कि प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होगा। और इसी 1951 के एक्ट ने प्रेसिडेंट को यह पावर दिया था कि जो पहली राज्यसभा गठित हुई थी, सबसे पहली राज्यसभा, उसके मेंबर्स का टेन्योर वो रिड्यूस कर सकती है। जैसे आप लोगों के दिमाग में या बहुत से लोगों के दिमाग में है कि ये 1/3 1/3 मेंबर्स को हर 2 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है और हर 2 साल बाद ये प्रोसेस चलता है। तो ये तय कैसे हुआ? तो वो इसी प्रोविजन के तहत हुआ। शुरू में ही यह कह दिया 1951 के एक्ट के द्वारा कि राष्ट्रपति कुछ मेंबर्स को के टेन्योर को रिड्यूस कर सकता है। तो लॉटरी सिस्टम के द्वारा यह तय किया गया कि कुछ शुरू में जो पहली राज्यसभा गठित हुई उसमें कुछ वर्षों का कार्यकाल 2 वर्ष का हुआ, कुछ का 4 वर्ष का हुआ और कुछ का 6 वर्ष का हुआ। और उसके बाद में ये सिस्टम चलता रहा और फिर हर सदस्य जो है वो अपना 6 वर्ष का टेन्योर पूरा करता रहा। तो ये टेन्योर से जुड़ी हुई हम बात यहाँ पर बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोकसभा के स्ट्रक्चर की बात करें, आर्टिकल 81 के अंदर उस चीज को उल्लेखित किया गया है। इसकी मेंबरशिप में भी 2 तरह के प्रोविजन है, एक संविधान में क्या बात कही गई है और एक करंट स्टेटस क्या है। अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो हम बता सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधान के तहत लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 मेंबर स्टेट्स के अंदर जो पॉपुलेशन है उनको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। 20 मेंबर्स जो होंगे वो स्टेट के जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वहां के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। और 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे जिनको कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। तो इस तरह से जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो है 552। लेकिन करंट स्टेटस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर वर्तमान में लोकसभा के अंदर 545 मेंबर हैं। 530 तो राज्यों के द्वारा राज्यों की जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। 13 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं और 2 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पर एक बात फिर हम लोग बता सकते हैं जिसको थोड़ा सा आगे डिटेल में देखेंगे। ये नंबर भी कैसे डिसाइड हुआ? तो हम कह सकते हैं कि राज्यों की जो पॉपुलेशन है, जैसे राज्यसभा में पॉपुलेशन के बेस पर नंबर डिसाइड हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर भी पॉपुलेशन को बेस बनाकर ये नंबर डिसाइड किया गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यता अलग से कुछ नहीं याद रखनी। जो योग्यताएं राज्यसभा के लिए थी वो की वो योग्यताएं लोकसभा के लिए हैं। केवल एक अंतर है और वो अंतर आयु का है। राज्यसभा में जाने के लिए मिनिमम 30 वर्ष होना जरूरी है, लोकसभा में जाने के लिए मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। जो राज्यसभा के लिए था वो लोकसभा के लिए भी जरूरी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंदर जो बात कही कि जिस राज्य से लड़े उसका मतदाता होना चाहिए, इसी तरह से आरक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ेगा और वो नॉन रिजर्व सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मतलब जनरल कैटेगरी का व्यक्ति रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो जो चीजें हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में देखी थी, योग्यताएं और निर्योग्यताएं, वो बातें हम लोकसभा के बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं। अंतर केवल एज का है। लोकसभा में जाने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। अब लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसे होता है? अभी हमने कहा टोटल 543 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। 2 मेंबर्स तो अपॉइंट होंगे, बाकी 543 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज और डिफरेंट स्टेट से इलेक्ट होते हैं। तो उनका मेथड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 ये बताता है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। हमारे यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इस फॉर्म में हम बता सक रहे हैं कि यहाँ पर जनता के जो प्रतिनिधि हैं, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज रही है लोकसभा में बिना किसी मध्यस्थ के। जैसे राज्यसभा के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा के चुनावों प्रतिनिधियों को चुन रहे थे, तो वो इनडायरेक्ट मेथड था। लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्शन है जहां जनता खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा के लिए चुन रही है। अगर इसको हम बाइफरकेट करें तो यहाँ पर भी 2 अलग अलग बातें कर सकते हैं। टोटल 543 निर्वाचित सदस्यों में से 530 तो राज्यों से चुने जाते हैं और 13 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से चुने जाते हैं, है ना। और संविधान में स्पष्ट कहा गया है, यहाँ ध्यान रखना मेरी लैंग्वेज को, संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि राज्यों से जो 530 सदस्यों का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होगा। लेकिन यूनियन टेरिटरी के लिए क्या कहा गया है कि ये संसद तय करेगी
कि कैसे यूनियन टेरिटरी के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे लोकसभा के अंदर। तो 1965 के अंदर एक एक्ट बना था जिसमें संसद ने यह निर्णय किया कि वहां से भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति के द्वारा ये लोकसभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हो डिफरेंस कि राज्यों के बारे में तो सीधा संविधान में उल्लेख है, लेकिन यूनियन टेरिटरी से जो मेंबर्स चुने जा रहे हैं उसके बारे में संसद को तय करने का अधिकार दिया। और संसद ने 1965 में एक्ट बनाकर यह तय किया कि यूनियन टेरिटरी से भी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। आर्टिकल 81 के अंदर एक और चीज का उल्लेख किया गया है और वो है एडल्ट वोटिंग राइट्स, वयस्क मताधिकार। अभी अगर हम बात करें तो 18 साल की उम्र का हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी धर्म, वर्ण, रंग, लिंग, क्षेत्र का हो, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को जो 18 वर्ष की एज पूरी कर रहा है उसको वोट डालने का अधिकार है आर्टिकल 81 के तहत। ये प्रावधान मौलिक संविधान से अगर हम कंपेयर करें तो जब संविधान हमारा लागू हुआ था तब मतदान की आयु 21 वर्ष थी, यानी कि 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हर व्यक्ति वोट डालने का अधिकार रखता था। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 1988 के अंदर 61वां संविधान संशोधन किया और ये आयु घटा दी, आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, 18 वर्ष। 18 वर्ष के ऊपर का हर व्यक्ति लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार रखता है और वो मतदान प्रत्यक्ष निर्वाचन का के रूप में वो कर सकता है। तो ये लोकसभा के निर्वाचन से जुड़ा हुआ एक पहलू। अगर दूसरा पहलू और हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रादेशिक निर्वाचन की व्यवस्था है। प्रादेशिक निर्वाचन का मतलब हर राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है पॉपुलेशन के आधार पर। जैसे आपको पता है कि राजस्थान में 25 निर्वाचन क्षेत्र हैं, पूरे राजस्थान को 25 निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, यानी कि राजस्थान से जो 25 लोग लोकसभा में चुनकर जा रहे हैं वो अलग अलग 25 रीजनल जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, पॉपुलेशन के बेस पर। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि और ये पूरे देश के अंदर जिन जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 60 लाख से ज्यादा है वहां पर इस प्रकार का इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो किया है। लेकिन जिन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 60 लाख पर से कम की पॉपुलेशन रही है वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में नहीं रखा गया है क्योंकि पॉपुलेशन वहां पर कम रही है। सामान्य तौर पर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक जनप्रतिनिधि जो है लोकसभा के लिए वो 5 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर किसी स्टेट में पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन आया है, वो इंक्रीज हुई है, तो परिस्थितियों के अनुसार ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ भी सकता है। तो ये एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हम बता सकते हैं। दूसरा आप लोग और ये भी कह सकते हो हमारे यहाँ पर सिंगल मेंबर इलेक्टोरल एरियाज हैं, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। इसका मतलब क्या है, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति का चुनाव होगा, है ना, और वो चुनाव सामान्य बहुमत के आधार पर होगा। सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता है, अगर किसी को एक वोट भी ज्यादा मिल गया तो वो जीत गया, भले ही वो एक वोट टोटल मतदान का बहुत कम हो, है ना। सपोज करो 100 में से किसी को 35 वोट मिले हैं, किसी को 34 वोट मिले हैं और बाकी के वोट 5-7 अन्य उम्मीदवारों में बढ़ गए, तो वो 35 वोट पाने वाला जो कि 50% वोट भी नहीं है, लेकिन चूंकि उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, सामान्य बहुमत के आधार पर विजय, ये दो प्रथाएं और हम हमारे यहाँ पर बता सकते हैं। कुछ विशेष बात अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि हर राज्य को जो सीटें अलॉटेड की गई है, जैसे राजस्थान के लिए 25 सीटें हैं, है ना, गुजरात के लिए 26 सीटें हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग सीटें आवंटित की गई है लोकसभा में, वो पॉपुलेशन के बेस पर आवंटित की गई है और संसद को इसके लिए रीति नीति या प्राधिकार बनाने का अधिकार दिया गया है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, डिलिमिटेशन कमीशन, या जिसको हम कहते हैं परिसीमन आयोग, जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को, उनकी संख्याओं को निर्धारित करने का अधिकार रखता है। हमारे यहाँ पर 1952, 62, 72 और 2002 में इस प्रकार के डिलिमिटेशन कमीशन बने थे। लेकिन दो बातें आपको याद रखनी होगी कि हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन के बेस पर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स को सीटों का अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें क्या कहा गया कि सन 2000 तक 1971 की पॉपुलेशन को बेस बनाकर ये जो सीटों का अलॉटमेंट हुआ है उसको स्टेबल कर दिया जाएगा।
तो ये आप ध्यान रखना कि अभी जो हमारे यहाँ पर सीटें, हर राज्य को जो अलॉटेड सीटें हैं, वो सीटें 1971 की पॉपुलेशन को बेस बनाकर जो 42वां संविधान संशोधन था उसके आधार पर तय की गई है। लेकिन 84 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, उसमें इस टाइम इसको और एक्सटेंड कर दिया टाइम लिमिट को 2026 तक। अब वो उसी प्रकार से रहेगा। 2001 में जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो 1971 की जनगणना को सेंसस को बेस बनाया था उसी को कंटिन्यू रखने का प्रोविजन किया गया है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि 87 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये कहा गया कि अगर कहीं पर डिलिमिटेशन करना है तो 2001 की पॉपुलेशन को बेस बनाया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात और हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो पिछली स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा के मेंबर्स के लिए जो टेन्योर है वो टेन्योर किस तरह से संविधान के द्वारा बताया गया है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसका अपना कोई टेन्योर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है। लेकिन ये बात हम लोकसभा के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 83 के अंदर लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। सामान्यतः इन जनरल कंडीशन में लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 वर्ष होता है। और ये काउंट कब से होता है? जनरल इलेक्शन के बाद जिस तारीख को पहली बैठक होती है तब से लगाकर 5 वर्ष तक का टेन्योर लोकसभा का होता है। ये जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, है ना। और जनरल कंडीशन में अगर 5 वर्ष का टेन्योर पूरा हो जाता है तो टेन्योर होते ही ये अपने आप विघटित या डिसॉल्व हो जाती है ना। क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल कितना है? मात्र 5 वर्ष। तो ये आप ध्यान रखना, जनरल कंडीशन में 5 वर्ष पूरे होने के बाद लोकसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। लेकिन अब एक नई बात और, इन 5 वर्षों की अवधि के बीच में भी राष्ट्रपति अगर चाहे तो लोकसभा को विघटित कर सकता है। अब यहाँ राष्ट्रपति का चाहने का मतलब उसका अपना स्वविवेक नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि वो प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर वो समय से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, लोकसभा पूरा का पूरा लोकसभा जो है वो समय से पहले विघटित भी किया जा सकता है। इसलिए उसको हम कहते हैं ये टेम्परेरी हाउस है, ये अस्थायी हाउस है। और इसीलिए इसका कोई एक फिक्स टेन्योर, एक निश्चित कार्यकाल नहीं बता सकते हैं। जनरल कंडीशन में वो 5 वर्ष का रह सकता है, लेकिन उस समय से पहले उसको विघटित भी किया जा सकता है। एक और चीज जो टेन्योर के बारे में बताई जा सकती है कि जनरल कंडीशन में हम कह रहे हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन संविधान ये कहता है कि जो हमारे यहाँ पर इमरजेंसी पीरियड है, आपातकाल की व्यवस्था, आर्टिकल 352 के तहत उस आपातकाल की व्यवस्था में संसद का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। उसके 5 साल की अवधि को और ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये कार्यकाल वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। और अगर आपको याद हो तो जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, है ना। वो चीजें वापस यहाँ पर, अभी 2 बातें हमने पढ़ी, दोनों को हम यहाँ पर फिर देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जब संसद को 5 साल के पहले विघटित भी किया गया। फॉर एग्जाम्पल 1970, 1977, 1979, 84, 1989, 1997, 1999, ये कुछ जब ऐसे लोकसभा के निर्वाचन हुए थे जिसमें लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया और उसके पहले ही लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया गया था। और इसी तरह से 1975 के अंदर जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, उस इमरजेंसी के दौरान 2 बार लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया। तो जनरली हम क्या कह रहे हैं, दोनों एग्जांपल हमने देख लिए कि लोकसभा को 5 वर्ष के पहले विघटित भी किया जा सकता है, और अगर इमरजेंसी की अवधि है तो लोकसभा के कार्यकाल को एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है, जैसे 1975 की इमरजेंसी के दौरान दिया गया था। तो ये एक टेन्योर से जुड़ी हुई बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो दोनों हाउसेस के लिए, अभी जो मैंने बात करी वो अलग अलग बात करी, कंपोजिशन, एलिजिबिलिटी, टेन्योर, इलेक्शन प्रोसेस, राज्यसभा के लिए अलग बात करी थी और लोकसभा के लिए अलग बात करी थी। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो कंबाइंड रूम से दोनों हाउसेस के लिए कर रहे हैं। और उसमें पहली बात क्या है,
ड्यूअल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। जो हमारा 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसके अंदर 3 बातों का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है। अब आप इन तीनों बातों में अंतर देखना। अगर एक व्यक्ति एक ही साथ 2 सदनों का चुनाव लड़ रहा है, ध्यान रखना, एक व्यक्ति एक ही साथ 2 सदनों का चुनाव लड़ रहा है और वो दोनों सदनों का अंदर चुनाव जीत जाता है, तो उसको 10 दिन के अंदर अंदर ये बताना होगा कि वो किस हाउस का मेंबर रहेगा। और अगर 10 दिनों के अंदर वो ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसकी राज्यसभा की मेंबरशिप चली जाती है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एक व्यक्ति एक समय एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। और अगर वो एक साथ 2 हाउस में चुन लिया जाता है तो उसको एक ही सदन की मेंबरशिप सेलेक्ट करनी होगी उसकी चॉइस से। 10 दिन में के अंदर अंदर अगर वो अपनी चॉइस नहीं बताता है तो अपर हाउस की उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन, अगर एक व्यक्ति, सपोज करो नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के अंदर इलेक्शन हुए थे और उसमें लोकसभा की मेंबरशिप को गेन किया था, सपोज करो अब वो वापस चुनाव होते हैं और वो राज्यसभा के अंदर चुनाव जीत जाते हैं, मतलब एक सर्टेन गैप के बाद में, तब पहले सदन की सदस्यता ऑटोमेटिकली, यानी कि लोकसभा की सदस्यता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सपोज अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है और कुछ समय बाद अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं और वो चुनाव जीत जाता है तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये दूसरा प्रोविजन। और तीसरा एक और प्रोविजन यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने कई बार एग्जाम्पल भी देखे हैं, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एक व्यक्ति एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। ज्यादातर हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर देखा है 2 सीटों पर, जैसे नरेंद्र मोदी जी भी अभी बनारस से वो सांसद हैं, लेकिन आपको याद होगा उन्होंने गुजरात से भी चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगह से वो विजयी घोषित हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जब आम चुनावों के अंदर कोई व्यक्ति 2 सीटों पर निर्वाचित हो जाता है तो एक सीट उसको स्वेच्छा से त्यागनी पड़ती है, और अगर वो खुद डिक्लेयर नहीं करता है सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर तो उसको दोनों सदनों की सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा है तो उसे किसी एक सीट को स्वेच्छा से त्यागना होगा। तो ये ड्यूअल मेंबरशिप ना किसी को नहीं मिले उसका प्रोविजन 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किया गया है। एक और बात जो हम यहाँ पर बता सकते हैं अब्सेंस को लेकर, है ना, अगर कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य चुना गया है ना, चाहे लोकसभा के लिए चाहे राज्यसभा के लिए, अगर वो कंटिन्यू 60 दिन तक हाउस के अंदर अब्सेंट रहे बिना चेयरपर्सन की परमिशन के, यहां आप ध्यान रखना मैंने कंटिन्यू 60 दिन जो बोले हैं वो कंटिन्यू 60 दिन कौन से हैं, जब हाउस चल रहा है। ऐसा नहीं कि जब सत्र चल ही नहीं रहा हो हाउसेस का और उस पीरियड को भी काउंट कर ले तो वो नहीं, जब सत्र चल रहा हो और उन सत्रों में लगातार 60 दिनों तक बिना चेयरपर्सन की अनुमति के कोई मेंबर अनुपस्थित रहता है तब उसकी मेंबरशिप उस हाउस से समाप्त कर दी जाती है। तो ये एक और स्थान जाने के बारे में जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और, अभी थोड़ी देर पहले जब हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे या डिस्क्वालीफाई होने की बात कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स तय किए गए हैं उनकी बात जब हम कर रहे थे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति है वो चुनाव अपना फैक्ट छुपाकर चुनाव अगर जीत भी जाता है तो संविधान के अनुसार उसके चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता, अमान्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले जुडिशरी के अंदर चैलेंज देना पड़ेगा, हाई कोर्ट के अंदर उसके चुनाव को चुनौती दी जाएगी और हाई कोर्ट उसके चुनाव को अमान्य या रद्द या शून्य घोषित कर सकता है ना। तो केवल कहने मात्र से कि संविधान ऐसा कह रहा है उसके आधार पर किसी भी अयोग्य व्यक्ति के निर्वाचन को अमान्य या शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। तो एक ये महत्वपूर्ण बात जो दोनों हाउस से जुड़ी हुई है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जब हम कोरम की करते हैं, गण पूर्ति, दोनों हाउस के अंदर कम से कम कितने मेंबर हो कि उसकी एक्टिविटी को स्टार्ट किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहा गया है
कि जो चेयरपर्सन है पीठासीन अधिकारी को मिलाकर अगर 1/10 टोटल मेंबर का 10वां हिस्सा अगर सदन के अंदर उपस्थित है तो सदन की कार्यवाही को संचालित किया जा सकता है। अगर हम इसको नंबर में काउंट करें तो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में न्यूनतम 25 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, तभी राज्यसभा की गतिविधि चलाई जा सकती है। और इसी तरह से लोकसभा में न्यूनतम 55 मेंबर्स की उपस्थिति आवश्यक है, तभी राज्य लोकसभा की गतिविधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो दोनों हाउसेस से रिलेटेड हैं, जिसको भी हमारे लिए जानना जरूरी था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले पार्लियामेंट के पावर्स क्या है, और फिर उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि उन पावर्स में लोकसभा और राज्यसभा में किस प्रकार का अंतर किया गया है। तो ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक होगा।